हाय एवरीवन, आपको सभी को आवाज आ रही है कि एक बार हैंड रेज कर दीजिए। मैम यू आर म्यूट। आवाज आ रही है? अब आ रही है? डन। देखो, हम ऑर्डर 45 तक तो हमने कवर कर लिया था। सेक्शंस जो हमारे बच रहे हैं, आ जाइए याद करते हैं। क्या चीजें होती है? तीन तरीके की चीजें होती है। कितने तरीके की चीजें होती है? तीन तरीके की चीजें। एक होता है रेफरेंस, एक होता है रिव्यू, एक होता है रिवीजन। क्या बोला मैंने? एक होता है रेफरेंस, एक होता है रिव्यू, एक होता है रिवीजन। ठीक है। तो कैसे याद होगा? याद हो ही जाएगा। जैसे अपन मतलब कौन सा सेक्शन है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि रेफरेंस क्या है, रिव्यू क्या है, रिवीजन क्या है। तो अपने अपन ये मानते हैं, चलो, कि सबसे बड़े दोस्त होते हैं। मतलब ऐसे याद करते हो कि सबसे बड़े दोस्त होते हैं, तो फ्रेंड्स करके आता है ना। तो सबसे पहले है रेफरेंस, फिर है रिव्यू, और फिर है रिवीजन। ठीक है। रिवीजन का कोई ऑर्डर नहीं है। रेफरेंस का ऑर्डर नंबर 46 है और रिव्यू का ऑर्डर नंबर 47। कितना है? रिव्यू का ऑर्डर नंबर 47 है। क्या होता है रेफरेंस? रेफरेंस मतलब नीचे से ऊपर वाले कोड की तरफ। क्या बोला मैंने? नीचे से ऊपर वाले कोड की तरफ। रिव्यू मतलब सेम कोड। रिव्यू मतलब सेम कोड। और रिवीजन मतलब ऊपर से नीचे वाला कोड। क्या बोला मैंने? ये ऐसे जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। रेफरेंस नीचे से ऊपर वाला कोड, रिव्यू बराबर वाला कोड, और रिवीजन ऊपर से नीचे वाला कोड। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस में मान, इसमें आपको याद रखना AOR। AOR होता है ना सुप्रीम कोर्ट्स में, AOR। तो यदि किसी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एक्ट, कोई ऑर्डिनेंस, कोई रेगुलेशन, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या इसका प्रोविजन, मतलब केस के, किसी कोर्ट के सामने केस चल रहा है, चल रहा है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है जो इससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन से रिलेटेड है, या इसके किसी प्रोविजन से रिलेटेड है। प्रोविजन ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या ये प्रोविजन, इस जो भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन है, इस प्रोविजन को गलत, इनवैलिड घोषित हो जाना चाहिए था। क्या घोषित हो जाना चाहिए था? इनवैलिड घोषित हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक ना तो सुप्रीम कोर्ट ने करा है, ना हाई कोर्ट ने करा है। मतलब ऐसे भी तो हो सकता है नीचे वाले कोर्ट में समझदार समझदार लोग बैठे हो, उनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे केस के सामने, केस में जो क्वेश्चन है, वो उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन से रिलेटेड है, और इसको क्या हो जाना चाहिए था? इसको इनवैलिड घोषित करार किया जाना चाहिए था। तो ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड करार किया है, और ना ही हाई कोर्ट ने इनवैलिड करार किया है। तो क्या करेगा ये? उसको लिखेगा विद रीजन। विद रीजन क्या करेगा? अपने रीजन लिखेगा कि देखो, ऐसे ऐसे इनवैलिड घोषित किया जाना चाहिए। जैसे राजस्थान का जयपुर है, मान लीजिए जयपुर की जज हूँ, तो मैं किसको भेजूंगी? राजस्थान को भेज दूंगी। कोई MP का जज है तो किसको भेज देगा? MP हाई कोर्ट को भेज देगा। ठीक है। कोई मान लीजिए, मतलब सब अपने अपने रिस्पेक्टिव जो भी है ना, जो भी रिलेटेड हाई कोर्ट है, उनको भेज देंगे। एक बार हैंड रेस कर दो, वापस बोल देती हूँ कि कोई कोर्ट है, उसको लगता है कि उसके सामने कोई केस चल रहा है, उस पर क्वेश्चन चल रहा है। वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? AOR, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या इस प्रोविजन से रिलेटेड है। या तो एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या इस प्रोविजन को इनवैलिड करार कर दिया जाना चाहिए था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी तक किसी ने करार नहीं किया है। एकदम से लगता है यार ये लॉ मतलब गलत है, ये लॉ गलत है, तो वो क्या करता है? वो अपने रीजन को रिकॉर्ड करके कि भाई ये गलती है इसके अंदर, किसको भेज देता है? अपने रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट को भेज देता है। गरिमा, नेहा, निकिता, भूमिका, समझ में आ गया क्या? इसे बोलते हैं रेफरेंस। नीचे से कहाँ गया? ऊपर। नीचे से ऊपर क्या है ना, सबको समझ में आ गया क्या? नहीं आए तो एक बार माइक ऑन करके बताओ। आ जाओ, पढ़ लेते हैं। रेफरेंस, कि जब कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि एक केस पेंडिंग है उसके सामने, उसमें एक क्वेश्चन रिलेटेड है, क्वेश्चन इन्वॉल्व है एज टू द वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या किसी प्रोविजन से रिलेटेड जो उस एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन में है, और जिसका डिटर्मिनेशन उस केस को डिस्पोज करने के लिए जरूरी है। कोर्ट का ओपिनियन है कि ये एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या जो इसका प्रोविजन है, ये एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या जो इसका प्रोविजन है, इसको इनवैलिड करार कर दिया जाना चाहिए था, या इनऑपरेटिव करार कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ना तो हाई कोर्ट ने करार किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने करार किया। तो वो क्या करेगा? अपने ओपिनियन लिख के, रीजन लिख के किसको भेज देगा? रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट को भेज देगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस। अब देखो, ये तो किससे रिलेटेड था? ये किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन से रिलेटेड था, या उसके प्रोविजन से रिलेटेड था। लेकिन इसके अलावा भी तो और कोई चीजें भी तो हो सकती है। मान लीजिए कोई कस्टम यूजेज है, कोई कस्टम और यूजेज है जिसका लॉ की तरीके से फोर्स है। कुछ कुछ कस्टम और यूजेज ऐसे होते हैं ना, जिनका ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है लॉ पे। ठीक है। या मान लीजिए कोई अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसे भाई
इनवैलिड करार कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कराया, तो वो क्या करता है, वापस अपने रीजन रिकॉर्ड करके किसको भेज देता है, रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट को भेज देता है। तो यहाँ पे एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस की बात की गई है ऑर्डर 46, वो उसमें सेक्शन 113 में, और ऑर्डर 46 में जब हम बात करेंगे तो अदर चीजों की बात की गई है। क्या लिखा है कि वेयर बिफोर और ऑन द हियरिंग ऑफ सूट और अपील इन विच द डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील, मतलब एक ऐसा सूट चल रहा है और ऐसी अपील चल रही, मतलब एक ऐसा सूट चल रहा है और एक ऐसी अपील चल रही है जिसकी वापस अपील नहीं हो सकती। एक ऐसा सूट चल रहा है या एक ऐसी अपील चल रही है जिसकी वापस अपील नहीं हो सकती। समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? एक ऐसा सूट चल रहा है जिसकी अपील नहीं हो सकती, जैसे मान लो कंसेंट डिक्री चल रही है, या एक ऐसी अपील चल रही है जिसकी अपील नहीं हो सकती। कौन सा हो सकता है ऐसा, कोई बताएगा? जिसकी ऐसी अपील जिसकी ऊपर अपील नहीं हो सकती वापस। अरे जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं हो, उसकी अपील नहीं हो सकती ना। याद है क्या आपको, सेकंड अपील हाई कोर्ट में लगाने के लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो और भी जिसका अमाउंट 25,000 रुपए से कम हो, नहीं लग सकती ना, नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये देखो कि एक एक सूट और एक अपील जिसकी अपील नहीं लग सकती है, और यदि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है या यूजेस है जिसका लॉ की तरह फोर्स है, और जो कोर्ट उस सूट और अपील को ट्राई कर रहा है या जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको रीजनेबल डाउट होता है, तो कोर्ट अपने ओन मोशन पे या पार्टी के कहने पर एक स्टेटमेंट ड्रॉ करता है और अपना ओपिनियन रेफर कर देता है, किसको? हाई कोर्ट को रेफर कर देता है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट को, मान लीजिए केस चल रहा है, ये केस चल रहा है, ये पारुल के सामने केस चल रहा है, इसके सामने कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है जिसको इसको लगता है, डाउट है कि नहीं यार ये गलत है, ये यूजेस गलत है, इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाना चाहिए था। इसने क्या कर दिया, इसने तो हाई कोर्ट को अपने ओपिनियन के साथ भेज दिया। क्वेश्चन है कि क्या ये हाई कोर्ट का इंतजार करे या केस को डिस्पोज कर सकता है? तो इसका आंसर है केस को डिस्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है? कर देते हैं ना, कई बार आप लोगों ने देखा ना, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, आपके आरजेएस प्री 2024 का क्वेश्चन है, इंतजार करेगा कि डिस्पोज कर देगा? डिस्पोज कर देगा। क्या कर देगा? डिस्पोज कर देगा। लेकिन डिस्पोज तो कर देगा, लेकिन सब्जेक्ट उसमें लिख देगा उस जजमेंट में, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, की भाई हमने हाई कोर्ट को क्वेश्चन रेफर कर चुके हैं, यदि क्वेश्चन का आंसर आएगा जैसा भी आएगा उससे आपका जजमेंट क्या होगा, इफेक्ट हो। तो देखो, रिव्यू कौन सा कोड समझ में आ गया ना, रेफरेंस ऊपर से नीचे से ऊपर लगता है, रिव्यू बराबर वाला कोड सेम ही कोड सुनता है, और रिवीजन ऊपर से नीचे वाले कोड में लगता है। समझ में आ गया हो? रिव्यू, तो रिव्यू कब लगाया जा सकता है? तीन चीजें। रिव्यू कब लगाया जा सकता है? तीन चीजें, तीन परिस्थिति में। ऐसी डिक्री, ऐसा ऑर्डर जिसकी अपील लग सकती थी लेकिन अपील नहीं लगाई गई। दूसरा, ऐसी डिक्री जिसकी अपील नहीं लग सकती है। और तीसरा, जो स्मॉल कॉज कोर्ट होते हैं ना, वो डिसीजन पास करते हैं। थोड़ी सी लाइन नीचे वाली रट लेना, अ डिसीजन पास्ड बाय स्मॉल कॉज कोर्ट इन रिवीजन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, शब्द मुझे याद नहीं होता, मैं रटा हुआ है मेरी जिंदगी में, मुझे ये लिखना है, डिसीजन पास्ड बाय स्मॉल कॉज कोर्ट। उसमें एक बीच में एक और लाइन आती है, आइए आती है ना, कोई पढ़ के सुनाओ, निकिता आप पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? रेफरेंस मेड बाय स्मॉल कॉज कोर्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। भाई सब देखो, बेयर एक्ट में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होगा ऐसा। Reference का है, a decision on a reference from a court of Whether a law. decision passed by small cause and reference made by, या a decision passed by court, reference made by small cause court, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऐसा ही लिखा हुआ है ना, मुझे बता दो, मैं थोड़ा रट लूं अभी। क्या लिखा है, जल्दी माइक ऑन करके बोलो, बताओ कोई भी, विनी आप बता दो। A By a decision on a decision reference. on ref नेहा बोलो। by a decision on reference from court of small causes. मतलब एक कोर्ट ने रेफरेंस किया है और इस डिसीजन स्मॉल कोज कोर्ट ने पास किया है ना, ये सही कह रही हूँ कि मैं? मतलब किसी कोर्ट ने रेफर किया लेकिन डिसीजन स्मॉल कोज कोर्ट ने पास किया। तो सिंपल आप याद कर लो, रिव्यू, रिव्यू कब लग सकता है? रिव्यू कब लग सकता है? रिव्यू मतलब जैसे मैंने एक डिसीजन पास करो, मैं ही खुद उस चीज का रिव्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो कब लग सकती है रिव्यू की एप्लीकेशन? एक ऐसा डिक्री और ऑर्डर जिसकी अपील लग सकती थी लेकिन अपील नहीं लगाई गई। डन। दूसरा, एक ऐसी चीज जिसकी अपील
नहीं लग सकती थी, ऐसी डिक्री और ऑर्डर जिसकी अपील नहीं लग सकती थी। और तीसरा, रेफरेंस कराए किसी कोर्ट ने और डिसीजन पास किया स्मॉल कॉज कोर्ट ने, तो उस चीज में रिव्यू लग सकता है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सेक्शन 114 कंप्लीट, सेक्शन 114 कंप्लीट। अब वही सेम ऑर्डर 46 में 7 में सेम टू सेम चीज लिखी है। एक व्यक्ति जो अपने आप को अग्रीव्ड समझता है, एक व्यक्ति जो अपने आप को अग्रीव्ड समझता है, किससे? वही सेम। ये डिग्री और ऑर्डर जिसकी अपील लग सकती थी लेकिन नहीं अपील लगाई। एक डिग्री और ऑर्डर जिसकी अपील नहीं लग सकती थी। एक डिसीजन बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, देख लेना जो भी है, ठीक है। डिसीजन बाय रेफरेंस मेड बाय स्मॉल कॉज। तो ये तो तीन तो सिमिलर ही उठ के आए 114 से, 114 से सिमिलर ही उठ के आए, लेकिन इसमें 2-3 ग्राउंड और है, ठीक है। इस ऑर्डर में 2-3 ग्राउंड और कि कोई डिस्कवरी हुई है न्यू फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट मैटर की, जो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कर भी ली जाती तो भी जो जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया उसके सामने हम प्रस्तुति नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया उसके सामने जब डिग्री पास हुई थी उस टाइम हम प्रस्तुति नहीं कर पाए। या आप सभी को पता है एरर और मिस्टेक अपारेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ लिखा होगा मिस्टेक एरर अपारेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड और एनी अदर सफिशिएंट रीजन। एक बार हैंड रेज कर दो। तीन ऊपर के हैं, तीन ऑलरेडी, तीन और जुड़ गए हैं इसके अंदर। धन, अनुराग, नेहा, निकिता, गरिमा, ऊपर तो तीन है ही, तीन और जुड़ गए। तीन कौन कौन से जुड़ गए कि भाई हम ड्यू डिलिजेंस का यूज भी कर लेते हैं तो हमारे पास में कुछ न्यू नॉलेज आई है, मतलब रिव्यू लगा रहे हैं अपन, नॉलेज आई है, कुछ लाइक इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, जो हम ड्यू डिलिजेंस का यूज कर भी लेते तो जब डिग्री पास हुई थी हम प्रस्तुति नहीं कर पाते। पहला ये। दूसरा, एरर और मिस्टेक अपारेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तीसरा, एनी अदर सफिशिएंट रीजन, कोई अदर सफिशिएंट रीजन भी है तो क्या किया जा सकता है, रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है उस कोर्ट ने जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है, ठीक है। अ पार्टी हु इज नॉट अपीलिंग फ्रॉम अ डिग्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट नॉट विद स्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी एक्सेप्ट वेयर द ग्राउंड ऑफ सच अपील इज कॉमन टू द एप्लीकेंट अपीलेंट और व्हेन बीइंग रिस्पोंडेंट ही कैन प्रेजेंट अपीलेंट टू द कोर्ट। तो क्या लिखा हुआ है समझो, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, समझना भी सिंपल है, कुछ नहीं। समझो, मैंने फर्स्ट लाइन क्या बोली थी, बोलो फर्स्ट लाइन क्या बोली थी, कब रिव्यू लग सकता है, जल्दी बोलो फर्स्ट लाइन। मान लो 4 जने हैं अपन, अरे पहली लाइन क्या बोली थी, रिव्यू लगाने की पहली पहली शर्त Appeal क्या थी? allowed but not When appeal is allowed but not preferred. भाई अपील अलाउड बट नॉट प्रिफर्ड, एक बार हैंड रेज कर दो। अपील अलाउड बट नॉट प्रिफर्ड, अपन 4 पार्टी थी, 1 2 3 4, अपील तो अलाउड है ना भाई, अपन 4 पार्टी थे, 4 पार्टी थे, अपील अलाउड है। मान लो ये पारुल जैन है, ये आलसी किस्म के इंसान, ये 2 3 4 ये समझदार किस्म के इंसान है, ठीक है। अपील लग सकती है ना, तो लगा दी भाई इन लोगों ने अपील, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ये 2 3 4 तो लगा सकते हैं, ये भी लगा सकती थी, लेकिन इसने भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी चल रही थी अपील, तो यह क्वेश्चन है क्या पारुल जैन रिव्यू लगा सकती है क्या? क्वेश्चन समझ गए क्या? एक बार हैंड रेज कर दो। भाई अपील लगा सकते हैं किसी को, भूमिका, अर्चित, अनुराग, ठीक है, शिखा, समझ में आया ना भाई, ये 2 3 4 तो अपील लगा सकते हैं, इनको कौन रोक रहा है? तुम्हें किसी ने रोका क्या? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? रोका। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पारुल को कोई रोकेगा क्या रिव्यू लगाने से? तो इन्होंने कहा कोई नहीं रोक रहा। भाई तुमने पहला पैराग्राफ ये तो लिखा है, अपील कैन बी प्रिफर्ड बट नॉट लेट डाउन, तो मैं नहीं लगा रही ना, मैंने रिव्यू लगा दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ भाई पारुल जैन आप लगा सकती हो, लेकिन यदि अपील और रिव्यू के ग्राउंड सेम है ना, मतलब जिस ग्राउंड पे तुम रिव्यू लगा रही हो वो अपील के सेम है तो नहीं लगा सकती। समझ में आ गया क्या सबको? एक बार हैंड रेज कर दो। यही लिखा हुआ है इतने बड़े पैराग्राफ में, आ जाइए क्या लिखा है। अब पार्टी, एक पार्टी जो अपील नहीं लगा रही है, एक पार्टी जो अपील नहीं लगा रही है किसी डिक्री और ऑर्डर की, वो रिव्यू लगा सकती है। समझ रहे हो कि एक पार्टी जो अपील नहीं लगा रही है किसी डिक्री और ऑर्डर की, वो रिव्यू लगा सकती है, नॉट विथस्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बाय सम अदर पार्टी। ये कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अदर पार्टी ने अपील लगा रखी है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, लेकिन
यदि ग्राउंड ऑफ अपील इज कॉमन टू द एप्लीकांट और अपीलांट, एप्लीकांट किस लोगों के लिए बोला है एप्लीकांट, जल्दी से बोलो, एप्लीकांट किसके लिए बोला है 1 2 3 4 में, भाई एप्लीकांट किसके लिए बोला है और अपीलांट किसके लिए बोला है, कॉमन सेंस है ना ये तो, बताओ सबको समझ में, भाई 2 3 4 वालों को तो क्या बोला है अपीलांट, और 1 नंबर वाले को क्या बोला है एप्लीकांट, रिव्यू की एप्लीकेशन लगती है और अपील की अपील, तो इन्होंने बोला कि यदि मतलब भाई बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए, आप अंदर डिटेल में जाओगे तो कैसे, मतलब डिटेल में नहीं जाओगे तो ये, लेकिन कब नहीं लगा सकते जब ग्राउंड ऑफ अपील इज कॉमन टू द एप्लीकांट, मतलब रिव्यू की एप्लीकेशन लगाने, एंड द अपीलांट और when being respondent he can present to the appellant court the case on which he applied for the review, और मतलब और दूसरी चीज भी कि वो रिस्पोंडेंट बन सकता था, वो क्या बन सकता था, जिस केस में 2 3 4 ने अपील लगाई है उस केस में वो क्या बन सकता था, रिस्पोंडेंट बन सकता था, ठीक है, या तो अपील लगा सकता था, मतलब या तो अपील के ग्राउंड रिव्यू के ग्राउंड सेम है, या वो जो केस 2 3 4 ने लगाया है उस केस में वो एज अ रिस्पोंडेंट जाकर क्या क्या कर सकता था, उसको प्रेजेंट कर सकता था। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, ये 2 ग्राउंड पे आप अपील नहीं लगा सकते, बाकी कौन रोक रहा है, खुद ही तो बोले तुमने खुद ही तो बोला। मैम वो रिस्पोंडेंट कैसे बनेगा? क्यों रिस्पोंडेंट नहीं बन सकता, क्या उस अपील के अगेंस्ट नहीं जा सकता क्या वो, भाई ऐसे थोड़ी है कि हर इंसान एप्लीकांट ही बने, हर इंसान अपीलांट ही बने, रिस्पोंडेंट नहीं बन सकता क्या, भाई उस अपील के अगेंस्ट तो जा सकता है वो। यस मैम। कोई भी पार्टी है तो कोई भी पार्टी, भाई ट्रायल में जरूर प्लेंटिफ डिफेंडेंट होगी, लेकिन अपील वाले केस में तो डिफेंडेंट भी अपलीकांट वो बन सकता है अपीलांट, प्लेंटिफ भी अपीलांट बन सकता है, कोई भी बन सकता है ना। तो यही लिखा है कि when being respondent he can present to the appellant court the case on which he applied for the review, रिस्पोंडेंट बन सकता था वो। अब खुद कॉमन सेंस लगाना, इसका आंसर आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। अपन ऑर्डर 43 में एक रूल नंबर 43 1 का W छोड़ के आए थे ना, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद है क्या आपको, सब पढ़ा था मैंने, लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दिया था। अब देखो ये है पारुल, हैंड डिविनी एक बार हैंड डाउन करो, ये पारुल है, बिल्कुल बहुत कॉमन आंसर है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से ये पारुल है, पारुल वर्सेस नाम चल रहा है मान लो अनुराग, ये पारुल ये अनुराग, ये प्लेंटिफ ये रिस्पोंडेंट, और सॉरी ये प्लेंटिफ ये डिपेंडेंट, अपील में होता है रिस्पोंडेंट, सूट में होता है प्लेंटिफ डिपेंडेंट। अब कोर्ट ने कहा कि पारुल जैन आपके फेवर में जजमेंट पास होता है, अपन लिख दिया द कोर्ट प्रोनाउंस जजमेंट इन फेवर ऑफ पारुल, इन फेवर ऑफ पारुल, इन फेवर ऑफ पारुल कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। डन, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, स्टेज 1 कंप्लीट, बहुत वाहवाही हो गई, कोर्ट ने जजमेंट फेवर में पारुल के पास कर दिया और कह भी दिया अनुराग को, अनुराग यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव योर प्रॉपर्टी नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव बी फलाना, इसका नाम है मान लो बी प्रॉपर्टी टू पारुल, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ अनुराग के अगेंस्ट, और पारुल के फेवर में जजमेंट पास हुआ, अनुराग पहुंच गए कोर्ट में, इसने दे भी दिया, मान लो इसने दे भी दिया पारुल को, क्योंकि दिया है भाई, आप सभी को पता है एग्जीक्यूशन पे स्टे तब तक नहीं लगता, एग्जीक्यूशन पे स्टे ऑटोमेटिकली थोड़ी लग जाता है अपील लगाने से, सब जानते हो आप, ऑर्डर 41 में अपन ने पढ़ा है एग्जीक्यूशन पे स्टे अपने आप नहीं लगता, दे दिया इसने। अब अनुराग सर पहुंचे कोर्ट में कि देखो सर ये ग्राउंड है, मतलब मैं इन फैक्ट्स को नहीं जानता था, ये न्यू फैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं, ये ड्यू डिलिजेंस से नहीं पता लगाए जा सकते थे। कोर्ट बोलता है नहीं कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, फालतू भाग जाए यहाँ से, डिसमिस कर देता है इसकी रिव्यू के एप्लीकेशन को, क्या कर देता है डिसमिस कर देता। क्या किसी को कोई फर्क पड़ा क्या, जल्दी से बताओ गरिमा, क्या पारुल और अनुराग को कोई फर्क पड़ा क्या, जो स्थिति स्टेटस कोई बना हुआ है ना अभी तक, मतलब ट्रायल कोर्ट का स्टेटस कोई बना हुआ है ना, लाइक अनुराग ने पारुल को प्रॉपर्टी दे दी थी, पारुल के फेवर में केस पास हो गया था, अभी तक किसी को कोई फर्क पड़ा क्या, अनुराग का ग्राउंड रिजेक्ट कर दिया तो, मतलब अनुराग की रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो कोई किसी के डिसीजन में फर्क पड़ा क्या, नीचे वाले कोर्ट का डिसीजन वैसे का वैसे ही बना हुआ है ना, एक बार सब हैंड रेज कर दो, वापस मैं बोलती हूँ, अनुराग आया, अनुराग ने रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने उसके रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो आपका केस हिला क्या नीचे वाला, भूमिका, अर्चित,
माइक ऑन करो अर्चित, समझ में आ गया क्या? मैं शायद सीपी से तुमने पहले भी पढ़ा, समझ में आ गया क्या? नीचे वाले कोर्ट का केस तो वैसे का वैसे ही चल रहा है ना भाई, नीचे वाले का डिसीजन तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। रितिका, शिखा, नेहा, सबको समझ में आया क्या? विनी, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि भाई कोर्ट बोलता है कि क्या नाम है अनुराग, सॉरी आपके कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, आपके कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, हम आपके रिव्यू की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसकी रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, इनकी रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। भाई पारुल के फेवर में जजमेंट पास हुआ था, पारुल नहीं हिल जाएगी क्या? भाई हिलेगी ना पारुल, नीचे ट्रायल कोर्ट का डिसीजन नहीं हिल जाएगा क्या? एक बार सब हैंड रेज कर दो। भाई इसके फेवर में फेवर में रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, तो पारुल बोलेगी मेरे फेवर में जजमेंट पास कर रखा है भाई, तुमने मेरे फेवर में जजमेंट पास कर रखा है, तुम अनुराग की रिव्यू की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पारुल मान लीजिए जो इसके घर में रह रही है, या मान लीजिए ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन है वो इफेक्ट में आ जाएगा ना, तो रिव्यू रिजेक्ट करने का अपील नहीं लगती है, रिव्यू एक्सेप्ट होने की अपील लगती है। एक बार हैंड रेज कर दो, सबको समझ में आ गया क्या? क्योंकि जैसे ही रिव्यू एक्सेप्ट होगी तो मतलब डिसीजन पे फर्क पड़ जाएगा ना, पारुल भी तो हिल जाएगी कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मतलब अनुराग जा सकता है, चलो अपील वपील में जा सकता है, वो बात की बात है। दूसरी अपील मतलब नॉर्मल अपील में इस रिव्यू के रिजेक्ट होने की ऑर्डर की अपील नहीं लगती है, रिव्यू के रिजेक्ट होने का ऑर्डर जो होता है उसकी अपील नहीं लगती है, रिव्यू के एक्सेप्ट होने की ऑर्डर की अपील लगती है। अनुराग, अर्चित, निकिता, भूमिका, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पारुल जा सकती है अगेंस्ट में कि आपने रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट क्यों करी, ऑर्डर, हाँ लेकिन अगर मेरी कैंसिल हो गई तो मतलब मैं नहीं जा मैं नहीं, सकता। आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। मैं थोड़ा कंसेप्चुअल इसलिए बता रही हूँ कि आप यदि आपकी कैंसिल हो गई तो जज मतलब मैं थोड़ा सा माइंड में सेट करने के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि यदि आपकी कैंसिल हो गई तो स्टेटस को बना रहा पार्टी का, नीचे वाले कोर्ट का स्टेटस को बना रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई अनुराग के खिलाफ आए होंगे कोर्ट में एविडेंस, तभी तो अनुराग के खिलाफ जजमेंट पास हुआ है, तो स्टेटस को बना रहा और पारुल का जजमेंट भी बना रहा। लेकिन जैसे ही अनुराग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो सारी पार्टी हिल जाएगी, सारी पार्टी हिल जाएगी भाई। अब पारुल हिल जाएगी कि भाई मेरे फेवर में जजमेंट है, मैं तो यहाँ पे मतलब मैं तो नए गृह प्रवेश का काम कर रही हूँ, ठीक है। तो रिव्यू के एक्सेप्ट होने की एप्लीकेशन लगती है, कौन लगाएगी रिव्यू के एक्सेप्ट होने की एप्लीकेशन? पारुल लगाएगी ना। भाई तुमने क्यों एक्सेप्ट कर डाली इसकी एप्लीकेशन, मेरे फेवर में तो जजमेंट प्रोनाउंस हो गया। तो आ जाइए 47 43 का 1 का W, जल्दी से पहुंचो 43 में, ऑर्डर 43 में क्या लिखा हुआ है? ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, कि यदि अनुराग की रिव्यू की एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाती है, कौन सा रूल नंबर है, सब तो छोड़ो बाढ़ में जाएगा, 43 रूल 1 का सब रूल W। एक बार वापस समझा दूं क्या, या सबको समझ में आ गया? सब एक बार हैंड रेज कर दो। रिव्यू के एक्सेप्ट होने की अपील लगती है, रिव्यू के रिजेक्ट होने की अपील नहीं लगती है, रिव्यू के रिजेक्ट होने की ऑर्डर की अपील नहीं लगती है। तो बस यही था, कुछ भी नहीं था। आ जाओ, खत्म करना है आज इसको, चाहे रात को 9 बज जाए। देखो ये आ गया, application where granted, application where granted, where the court is of opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same। लेकिन आपको सबको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ग्रांट एप्लीकेशन करिए और डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स पे, ठीक है। नो मतलब यदि अनुराग बोल रहा है कि सर डिस्कवरी हुई है न्यू फैक्ट्स की, क्या हुई है? न्यू फैक्ट्स की डिस्कवरी हुई है, तो इसको स्ट्रिक्ट प्रूफ देने पड़ेंगे। कौन से प्रूफ देने पड़ेंगे? स्ट्रिक्ट प्रूफ देने पड़ेंगे। डन। एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, तो अब ध्यान से सुनो, यदि बताओ एक जने ने, 2 जने हैं अपील में, मान लो मैं और गरिमा है अपील में, गरिमा माइक ऑन करो, मैं और गरिमा है अपील में, यदि तुम आप ठीक है, अपन दोनों अपील पास कर रहे हैं, तुमने बोला हाँ, मैंने बोला ना, फिर क्या करोगी? जल्दी से बताओ क्या करोगी? मतलब मैं तुम अपील पास हो रही है, अपील में तुम अपन दोनों जज बन के बैठे हैं, ठीक है। हम तीसरे व्यक्ति के पास भेज देंगे ना, मेजोरिटी नहीं आ रही है कर दो, सबको पता है ना तीसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं,
भाई तीसरा जज सुनता है, तीसरा जज बोलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन पास होता है। दो जने मान लो गरिमा निकिता है और अर्चित अर्चित पारुल है, तो दो जज है और दो जज है, दोनों जज अपने बराबर ओपिनियन में चले गए। अपील में क्या होता है, तीसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं। सबको समझ में आता है ना, विनी, भूमिका, अर्चित। अब मेरी बात सुनो, रिव्यू रिव्यू में रिव्यू में ऐसा नहीं होता। रिव्यू में या तो मेजोरिटी, लेकिन यदि दो जने बराबर हो गए तो क्या मानी जाती है, रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट मानी जाती है। क्या मानी जाती है, रिजेक्ट मानी जाती है। तो देखो, वेयर द एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू इज हर्ड बाय मोर देन वन जजेस एंड कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड, द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। एक बार हैंड रेज कर दो, अपील जैसी चीजें नहीं चलती है इसके अंदर। गरिमा भी बोल रही है और पारुल भी बोल रही है, एक बोल रहा है हाँ, एक बोल रहा है ना। रिव्यू की एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं सही बता रही हूँ। कोई मतलब यही चीजें पूछते हैं एग्जाम में। एग्जाम में यही तो पूछेंगे, यही तो कंसेप्ट पूछेंगे। रटने रट्टू तोता, देखो नए लॉज में तो रट्टू तोता बनना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना आईटी एक्ट पढ़ा दूं 3-4 घंटे फ्री में, उसको पढ़ना। लेकिन डेट समझ में नहीं आ रही अभी। डेट समझ में नहीं आ रही, डेट कब पढ़ाऊं, क्योंकि टाइम बहुत ऐसे बहुत सिंपल है आईटी है। लो, मैंने तो सुबह ही कहाँ से कहाँ तक खींच दिया था बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते। कल बहुत से शुरू करता हूँ, कल से शुरू करता हूँ। 15 तारीख तो मैं सोच रही हूँ कि पढ़ा दूं मैं आराम से 4 दिन में आपको आईटी पढ़ा दूंगी। बहुत सिंपल है, कंसेप्ट माइंड में बैठा लोगे ना, बिल्कुल कंसेप्ट एक एक चीज माइंड में बैठा लोगे। गिनती के 10 शब्द याद करने हैं आपको, पूरा आईटी एक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, मैम वो अब बहुत टफ लग रहा है। हाँ लगता है टफ है, पढ़ा दूंगी मैं, ट्राई करूंगी। लेकिन मैं बताए, अब मैं फिर है ना टीचर जैसे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं फिर ऐसे सामने स्टूडेंट जैसे ऐसे पढ़ाऊंगी कि भाई ये ना जल्दी 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 तुम्हारे को, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी। फिर मैं 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास की, अपन को 4 घंटे ऐसे और कहानियां भी नहीं सुनाऊंगी। मैं सही बोल रही हूँ, हमारे सर हैं, अब जो भी सर पढ़ाते हैं कहानियां सुनाते हैं, नींद आती है मेरे को तो। अब तो मैं क्लास, मैं सोचती हूँ 3 घंटे से अच्छा मैं कहीं और पढ़ लूँ 1-1.5 घंटा, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे की क्लास में अपन जैसे 3 दिन में पूरा आईटी एक्ट कंप्लीट, ऐसा यदि पढ़ने का मन हो तो। लैंड रेवेन्यू थोड़ी ना हो गया मैम आपके, क्या, लैंड रेवेन्यू थोड़ी ना हो गया। अभी पता नहीं, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं लैंड रेवेन्यू, तो देखूंगी मैं कैसा है। वो तो इतना हार्ड नहीं लगेगा, वो है सेक्शन ज्यादा उसके 255 के लगभग है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है वो, हाँ, तो इजी है। मेरे को कुछ हार्ड नहीं लग रहा, मेरे को सेक्शन नंबर याद करना हार्ड लग रहा है। पता नहीं है, मैं देखूं, मैं तो अपना आखिरी अटेम्प्ट देखूंगी, समझूंगी बस। 15 तारीख के बाद तो मैं सोच रही हूँ फोन वोन बंद करके, सारी चीजें बंद करके, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब यदि मतलब हमेशा पेपर आपको देना हो ना तो अच्छे से दो, हिंदी इंग्लिश को इग्नोर मत करना, क्योंकि इतना ज्यादा कोर्स हो गया, 33 सब्जेक्ट, अपन कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, और तो क्या है। और जिसको बनना होगा वो देखो 500 में आना ही बहुत बड़ी बात है। ये 528 जो भी सेलेक्ट होंगे उसमें ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, भाई प्री क्लियर हो गया। बहुत किस्मत वाले बच्चे होंगे जो बच्चे 528 में आएंगे, क्या पता पेपर कैसे बन के आएगा। और मुझे लग रहा है पेपर सिंपल भी बन के आ सकता है, और मुझे लग रहा है पेपर हार्ड भी बन के आ सकता है। तो हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि अपन को हिंदी इंग्लिश में नंबर लेकर आने पड़ेंगे। अरे सीट्स कम है, अब सबके लिए ही कम है, अब क्या करे, कोई ना कोई तो वो, मतलब अब मतलब अभी 222 बच्चे गए ना उसमें एकेडमी में। तो जैसे मैं बात करती रहती हूँ, रश्मि से बात करती रहती हूँ, तो वो हर दिन ऐसा लगता है नए लोग मिल रहे हैं उनको, हर दिन हर दूसरे दिन नए लोग नए लोग। 44 लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होगी, कितनी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी उनको, ये सोचो आप। अभी सोचो कितनी, मतलब जैसे वो एक बार पास हुए थे 2019 में, शायद 35 पास हुए थे, या 2019 से पहले वाले में 35 सीट थी। 2000, हाँ 17 में 35 सीट थी। ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो वही मोटिवेट रहो। और इस बार में, इस वाले बार में जरूर मुझे लगता है किस्मत चलेगी, किस्मत हार्ड वर्क दोनों चलेगा। ठीक है, ये अपन पढ़ ही चुके ऑलरेडी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल, ऑब्जेक्शन टू ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन की, यदि एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाती है तो इसकी अपील लगती है। रिव्यू की याद करना है आपको, रिव्यू कितने दिन में लगता है, 30 दिन में लगता है। कितने दिन में लगता है, 30 दिन में लगता है। रिवीजन, आ जाओ रिवीजन, मेरी बात सुनो। अपन को समझ में आ गया रेफरेंस, सबसे पहले क्या होता है रेफरेंस, सेक्शन 113, रिव्यू सेक्शन 114,
रिवीजन सेक्शन 115, ऑर्डर नंबर 46, ऑर्डर नंबर 47, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन हाई कोर्ट करता है। कौन सा कोर्ट करता है रिवीजन? हाई कोर्ट करता है। और क्रिमिनल में कौन करता है रिवीजन? जल्दी बताओ, अरे बताओ जल्दी, इतनी देर तो सोचना ही नहीं है। कौन करता है क्रिमिनल में रिवीजन? कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। अपीलिएट कोर्ट रिवीजन करता है। ये कौन है? कौन करता है क्रिमिनल में रिवीजन? कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। भाई कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट करता है, याद कर लोगे क्या? एक बार सब एंड्रेस कर दो। सिविल में हाई कोर्ट करता है और क्रिमिनल में कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों रिवीजन पास कर सकते हैं। अब देखो रिवीजन क्या होता है। रिवीजन कुछ नहीं, नीचे वाले कोर्ट ने ढंग से काम नहीं किया। नीचे वाले कोर्ट ने ढंग से काम नहीं किया, उसके जुरिडिक्शन, उसका कम जुरिडिक्शन था, ठीक है, उसने अपना जुरिडिक्शन ज्यादा यूज कर लिया, उसके पास पे ज्यादा जुरिडिक्शन था, उसने अपना जुरिडिक्शन अच्छे से यूज नहीं किया। तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। आ जाओ कि एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, लेकिन एक बात बिल्कुल रट लेना इस चीज को, जहां रिवीजन, जहां अपील लगती है ना वहां रिवीजन नहीं लगता। याद रखोगे क्या? जहां अपील लगती है वहां रिवीजन नहीं लगता। एक बार हैंड रेस कर दो, रट लो। मैंने 2-3 चीजें याद बताई अभी आपको कि उधर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है रिवीजन की, लेकिन वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है रिवीजन की। बराबरी में चलते ना ये। यहाँ पे, यहाँ जहां अपील लगती है वहां रिवीजन कभी नहीं लगता। ध्यान से सुनना, कभी नहीं लगता वहां रिवीजन। जहां अपील लगती है वहां रिवीजन नहीं लगता। तो ये लिखा है कि रिवीजन की एप्लीकेशन कोई भी पार्टी लगा सकती है फॉलोइंग सर्कमस्टांस में। नॉट एक्सरसाइज्ड जुरिडिक्शन एज कन्फर्ड बाय लॉ। नॉट एक्सरसाइज्ड जुरिडिक्शन एज, मतलब कोई कोर्ट है, पारुल का कोर्ट है, उसको समझ में ही नहीं आता, उसको दिया गया है पूरा लाइक इतने कोर्ट, इतना जुरिडिक्शन, और वो यूज कर रही है इतना जुरिडिक्शन क्योंकि उसमें कम बुद्धि है। तो इस सबसे पहले नॉट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन एज कन्फर्ड बाय लॉ, एज कन्फर्ड बाय लॉ। फिर सेम ही लाइन लिखी है, आप तो ये मानो कि 2 लाइन सेम है। फिर फेल टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन दैट इज वेस्टेड इन इट, तो वापस वही लाइन लिखी है ना, रटने का बता रही हूँ। देखो सबसे पहले आपने क्या बोला? नॉट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन एज कन्फर्ड बाय लॉ, फिर वापस वही लिखा है फेल टू, ऊपर लिखा है नॉट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, नीचे लिखा है फेल टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन दैट इज वेस्टेड इन इट। एक बार हैंड रेज करो, दोनों सिमिलर ही लिखी है। देखो पहले अपन क्या करेंगे, देखो अपन पहले ये देखो, इस हिस्से के बारे में बात नहीं कर रहा, हमें दोनों बारे में, इस हिस्से के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले नॉट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन विच इज कन्फर्ड बाय लॉ, और फिर लिखा है फेल टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन विच इज वेस्टेड इन इट। फिर तीसरा क्या लिखाएगा? तीसरा, मान लो पारुल को इतनी दे रखी है, पारुल में ज्यादा बुद्धि है, ये ज्यादा ओवर कर रही है, तो इलीगली एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। तो तीनों बार में इसके बारे में ही बात करिए। देखो तीनों बारे में इसके बारे में बात करूँ, वापस बोल देती हूँ। नॉट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन विच इज कन्फर्ड बाय लॉ, पहली बात। दूसरी बात, फेल टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन विच इज वेस्टेड इन इट। तीसरी बात, इलीगली एक्सरसाइज जुरिडिक्शन विच इज नॉट कन्फर्ड बाय लॉ। ठीक है, तो नीचे वाले कोर्ट को क्या करता है ऊपर वाला कोर्ट? आर्बिट्रेरी, इलीगली और इरेगुलरली और कैप्रिक, जो भी मतलब गलत काम करते हैं ना, इरेगुलरली, आर्बिट्रेरली, और तो उनको करने से रोकता है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैं बता देती हूँ। पता ही नहीं, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। मैंने पहली 2 मतलब गिनती की 10-12 चीजें होंगी पूरे सीपीसी में जो मैंने रटी है। वो एक वो रटा है, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज अदर देन माइनर। आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों लिखा होता है, किसी को समझ में आए तो वो देखना। वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज एक्सेप्ट द माइनर लिखा हुआ है ना, जहाँ पे एक ये रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है? रटा हुआ है, लेकिन रट के समझ के रटा है मैंने, मानो कि पारुल है, पारुल वर्सेस गरिमा चल रहा है, एक केस चल रहा है, पारुल वर्सेस गरिमा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पारुल है ना रिवीजन कोर्ट में, लाइक हाई कोर्ट में बोल रही है कि रिवीजन लगा दो, कि रिवीजन लगाओ, नीचे वाला कोर्ट ढंग से काम नहीं कर रहा। तो भाई नीचे वाले कोर्ट की भी तो कोई इज्जत है, नीचे वाले कोई कोर्ट की भी तो कोई इज्जत है ना। तो ये रिविजनल कोर्ट पारुल की बात नहीं सुनेगा। जब तक नहीं सुनेगा, जब तक कि इसको ये नहीं लगता कि ये पारुल वाकई सभ्य लड़की है। यदि मैं अपना रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर दूंगा तो वाकई पारुल के फेवर में केस जा सकता है, तब तो ये ऑर्डर दे देगा, अदरवाइज ऑर्डर नहीं देगा। मैंने क्या बोला, समझा तुमने? मैंने बोला
पारुल वर्सेस गरिमा केस चल रहा है, पारुल हाई कोर्ट में जा रही है कि सर रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करो। तो हाई कोर्ट रिवीजन की पावर नहीं एक्सरसाइज करेगा जनरली, जब तक कि इसको ऐसा नहीं लगता कि मैं रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर लूंगा तो पारुल के फेवर में डिसीजन जा सकता है। रट लिया मैंने क्या बोला? एक बार हैंड रेज करो, मैंने वापस बोलती हूँ, मैं वापस बोल वापस। पारुल वर्सेस गरिमा केस चल रहा है, पारुल ने रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, तो कोर्ट ऐसा रिवीजन के ऑर्डर नहीं देगा, एक्सेप्ट जिस पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि यदि मैंने रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर ली ना तो जरूर इसके फेवर में केस जा सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। सबको समझ में क्या सबने रट लिया क्या? लोकेश, अनुराग, रितिका, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना उसके फेवर में केस जा सकता है। तो देखो पढ़ लेते हैं, देख लेते कोई और इंटरप्रिटेशन आप लोगों को समझ में आए तो वो देखना। The High Court provided that the High Court shall not under this section vary or reverse any order made, मतलब रिवीजन की एप्लीकेशन लगाते हैं नीचे वाले कोर्ट का कोई भी ऑर्डर को वो नहीं करेगा, लाइक वेरी और रिवर्स नहीं करेगा, या कोई भी इशू डिसाइड नहीं करेगा इन द कोर्ट ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट where the order if it had made in favor of the party applying for the revision would have finally disposed of the suit or other proceeding. The High Court shall not under this section vary or reverse any decree or order against which an appeal lies either to High Court or court of subordinate thereto. A revision shall not operate. वापस बोल देती हूँ मैं, मेरे को इतना याद है, वापस बोल देती हूँ कि हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन को, क्योंकि रिवीजन में यही तो लग रहा है, रिवीजन में यही तो लग रहा है कि भाई रिवीजन की पावर सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसने जो ऑर्डर दिया है इसको रिवर्स वेरी वेरी करो। तो ये बोल रहा कि हाई कोर्ट जब तक रिवर्स वेरी वेरी तब तक नहीं करेगा तब तक उसको ऐसा लगता है कि यार इसके फेवर में डिसीजन पास हो सकता है, ठीक है। तो अपन यहां तक ही पढ़ लेते हैं वापस कि द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding except where the order if it had made in favor of the party applying for the revision would have finally disposed, मतलब जिस पार्टी ने अप्लाई करा है ना रिवीजन के लिए उसके फेवर में पास होता और केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाता, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा रट लेना, वैसे मुझे लगता नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरली है इसका मतलब ऐसा है कि मतलब कि हम हाई कोर्ट चेंज नहीं करेगा जब तक उसको लगता नहीं कि चेंज करने से ये कुछ मतलब कि फर्क पड़ेगा, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यदि मैंने ऐसा ऑर्डर कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे वाले कोर्ट, मतलब पार्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन वापस बोल देते हैं कि यदि मैं चेंज कर दूंगा तो केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, तो वो रिवीजन का ऑर्डर एक्सरसाइज करेगा, मतलब जिस पार्टी ने रिवीजन की एप्लीकेशन लाइक लगाई है, ठीक है, उसके कहने पर और उसके फेवर में डिसीजन पास होता और पार्टी अफेक्ट होती तो रिवीजन का ऑर्डर पास कर देगा, और रिवीजन का ऑर्डर पास करके उसके ऑर्डर को वेरी रिवर्स कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नहीं समझ में आया ना तो रट लो। रिव्यू की एप्लीकेशन कितने दिन में लगती है? 30 दिन में लगती है। रिवीजन की एप्लीकेशन 90 डेज में लगती है। कितने दिन में लगती है? 90 डेज में। समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। 132 वुमन जो अपने लाइक रीति रिवाजों के कारण बाहर नहीं आ सकती उसको कोर्ट की पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति है। मैम ये जो अपील वाला और जो ये 2 लाइनें ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या उसमें? कौन सी वाली? पता नहीं। हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर डिग्री अगेंस्ट विच अपील, ये तो सिखा दी ना तुम्हारे को मैंने। जहाँ अपील लगती है वहां रिवीजन नहीं लगता ना, ये यही लिखा है कि हाई कोर्ट इस सेक्शन के अंदर रिवीजन नहीं लगाएगा जहां पे अपील लग सकती थी हाई कोर्ट में या किसी अदर कोर्ट में। ये तो समझा दिया ना, ये तो समझा दिया ना, जहां अपील लग सकती है वहां रिवीजन नहीं लगेगा। एक बार सब हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया क्या? ठीक है। और रिवीजन का मतलब स्टे ऑफ सूट नहीं है, रिवीजन का मतलब स्टे ऑफ सूट नहीं है। एक महिला है, जैसे मान लो मैं पर्दा लगाती हूँ, इतना पर्दा करती हूँ, मतलब घूंघट करती हूँ, मेरे को पर्सनल अपीयरेंस के लिए इंसिस्ट नहीं किया जाएगा। और मान लो मैं जो सोनम है, मतलब अभी अपन तो कौन है, अपन लॉ के स्टूडेंट है, अपन जज नहीं कर सकते सोनम को, जिसने अपने पति को मरवाया, ऐसे कर रहे हैं ना, ये खबर फैला रहे हैं, मरवा भी दिया होगा आजकल, पता नहीं है, इतनी तेज लड़का। तो मान लो कि वो सोनम थी, वो अपने लाइक ऐसे घूंघट, आपने उसकी कॉन्वर्सेशन भी सुनी होगी, सुनी क्या उसकी सास के साथ में उसकी कॉन्वर्सेशन,
भाई सुनी क्या? बोले मैं व्रत थोड़ी तोड़ दूंगी। आप लोगों ने सुनी क्या उसकी कॉन्वर्सेशन? मैं तो इंस्टाग्राम दिन भर ही इंस्टाग्राम चलता रहता तो मैं सुनती रहती हूँ। बोले मैं व्रत थोड़ी तोड़ूंगी, मैं हनीमून पे हूँ तो इसका मतलब थोड़ी मैं व्रत तोड़ दूंगी, और उसने अपने पति को मारा है, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं पर्दा प्रथा वूमन हूँ, मान लो सोनम पर्दा प्रथा वूमन थी, तो उसको पर्सनल अपीयरेंस के लिए इंसिस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि डिग्री उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करनी है तो नहीं बुलाएंगे क्या? वही बुलाएंगे ना, तो यही लिखा हुआ है कि पर्दा प्रथा वूमन को जो अपनी कस्टम और कस्टम के कारण नहीं बाहर आ सकती उसको नहीं बुलाया जाएगा, पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्टेड है वो। भाई पर्सनल अपीयरेंस मतलब समझ गया ना, अपन कमीशन जारी करते हैं ना इन लोगों के लिए, भाई कमीशन जारी करते हैं ना इन लोगों के लिए। लेकिन इस सेक्शन की कोई भी बात अरेस्ट ऑफ वूमन मतलब नथिंग हियर इन कंटेक्स्ट शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट सच वुमन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन। भाई यदि उसके अगेंस्ट ही एग्जीक्यूशन करना है, अरेस्ट करना है, तो तुम उठा के लाओगे ना, पर्दा है तो क्या है। इन लोगों के खिलाफ एग्जीक्यूशन वो जारी होता है कमीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, मिनिस्टर, जजेस, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ राज्य जो भी है, मिनिस्टर, हाई कोर्ट, और जिसपे 87 बी अप्लाई होता है, इन लोगों को पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति दी जाती है। कोई भी जज, जुडिशियल ऑफिसर, विटनेस को अरेस्ट नहीं किया जाता जब वो कोर्ट वोट जा रहे हैं। और ये 45 दिन के, थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जब भी ये जो होने वाले होते हैं ना सेशंस, इसके 45 दिन पहले, 45 दिन बाद, 45 नहीं 40 दिन पहले, 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन डीम्ड डिग्री है, पता होगा ना। 144, चलो इसको छोड़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है, और ये क्या है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेंस के क्वेश्चन है, बस यहाँ से आपके मेंस के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। 1 मिनट दे दो, समझो। आ जाते हैं, लाइक मान लो गरिमा और पारुल, समझना मेरी बात। गरिमा पारुल है, केस चल रहा है, गरिमा पारुल, केस डिसाइड हो गया, डिग्री डिसाइड हो गई, ऑर्डर पास हो गया, कुछ ना कुछ ऑर्डर पास हो। डन। मान लो इसके फेवर में पास हुआ, पारुल ने या तो अपील लगा दी, या रिवीजन लगा दिया, या कोई भी कुछ भी चीज लगा, लाइक रिव्यू लगा दिया, कुछ भी, और भी मैक्सिमम क्या हो सकता है, अपील, रिव्यू, रिवीजन, और क्या हो सकता है, ये सब चीजें लगा दी। माने कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट था, इसने कहा था कि पारुल गरिमा को घर दे दो, गरिमा को घर दे दो। अब क्या हुआ, अपील लगा दी, अपील लगा दी, अपील में डिसीजन क्या हुआ कि ये ऑर्डर गलत था। पहले घर किसके पास में था, गरिमा, पहले घर किसके पास में था भाई, अपील में डिसीजन हुआ, अपील रिव्यू रिवीजन में ये डिसीजन हुआ कि ये इस गरिमा को सिर्फ 50% घर मिलना चाहिए था, या अपील में डिसीजन हुआ कि गरिमा को 100% घर नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है, कुछ भी, या मॉडिफाई हुआ, सेट असाइड हुआ, एक शब्द और दिखेगा यहाँ पे, मॉडिफाइड, सेट असाइड, और यहाँ की ये जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिग्री पास करी है वो नहीं पास होनी चाहिए थी, ये हुआ। तो अब एक्चुअल बात बताओ, गरिमा घर किसके पास था पहले, भाई घर किसके पास था, मैम आपके पास। घर पारुल के पास भी था। डिग्री में चीजें सेट असाइड हो गई, मॉडिफाइड हो गई, या रिवर्स हो गई, तो घर वापस पारुल को ही मिलना चाहिए था ना, और गरिमा से घर यस मैम। वापस मिलना चाहिए था। भाई सब एक बार हैंड रेज कर दो, इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन, कि हम मानेंगे कि नीचे वाला ऑर्डर कभी पास ही नहीं हुआ था। भाई अपील में मतलब नीचे वाले कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि पारुल गरिमा को घर दे दो, पारुल गरिमा को घर दे दो, तो अब अपील में वो ऑर्डर रिवर्स हो गया, सेटिसाइड हो गया, मॉडिफाई हो गया, तो हम ये माने मतलब क्या करेंगे, पार्टी को उसी स्थिति, दोनों पार्टी को उन्हीं स्थिति में ला देंगे जैसे कि नीचे वाले कोर्ट ने कभी ऐसा डिग्री ऑर्डर दिया ही नहीं था। इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन शब्द सुनते हो, हिंदी में शायद पुनर्स्थापना और कुछ बोलते हैं, क्या चीज, प्रत्यास्थापन। प्रत्यास्थापना। आप बिल्कुल अच्छे से एक एक शब्द आप जो मैंने बोला है ना उसको बस इंग्लिश में याद होगा, वही लिखा हुआ है, डिट्टो वही का वही लिखा हुआ है। देखो कि the right of restitution has been embedded under section 144 of CPC. The filing of restitution is an execution proceeding. पता नहीं क्या है कि restitution का अर्थ है restoring the benefit of a decree to a party when a decree passed has been modified, set aside or altered. Section देखते हैं अपन, restore the position, बस अपन को याद रखना कि इसका उद्देश्य क्या है, restore the position। अब जो मैं बोल रही हूँ वो देखो कि it provides when either a decree or a order has been either of the following, मतलब कोई डिग्री और ऑर्डर पास हुई है
उसमें उसको वेरी या रिवर्स कर दिया अपील में, वेरी या रिवर्स कर दिया रिवीजन में, वेरी या रिवर्स कर दिया प्रोसीडिंग में, या सेट असाइड कर दिया है, ठीक है। रिवर्स कर दिया वेरी अपील में, रिवीजन में, कोई प्रोसीडिंग में, या सेट असाइड कर दिया, या मॉडिफाइड कर दिया है, कुछ भी। अपन ने क्या बोला? वेरीड, रिवर्स, सेट असाइड, मॉडिफाइड, एक साथ तीनों शब्द लिख दो कि व्हेन अ डिक्री और ऑर्डर इज पास एंड इट इज सेट असाइड, वेरीड और मॉडिफाइड और लाइक reverse in any appeal, review, other proceeding. ठीक है। When any of above the above mentioned happens, then the party who is entitled to benefit under the decree or order reverse, modified, set aside, can submit an application. भाई जिसको भी इफेक्ट हो रहा है, पारुल को इफेक्ट हो रहा है ना कि भाई आपने डिक्री ऑर्डर इसको सेट असाइड कर दिया, मुझे क्या करना है, मेरे को मेरी चीजें वापस करो, तो पारुल की एप्लीकेशन पे क्या करेगा? कोर्ट will put the parties on the same position that they held before the unfavorable order or decree was passed. समझ में आ गया क्या? कि पार्टी को, इसको ये तुम बेरेक्ट देखोगे ना, इसका एक शब्द लिखा हुआ है बेरेक्ट, पार्टी shall be kept in the same position as the decree not passed. क्लास से ठीक है। अब आओ बेरेक्ट खोलो। देखो बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, वापस वही पढ़ते हैं कि व्हेन अ डिक्री और ऑर्डर इज वेरीड, रिवर्स, सेट असाइड, मॉडिफाइड, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द वाइफ, cause such restitution to be made as well so far as place the party in the position which they would have occupied, but for the decree or order set aside. समझ में आ गया क्या क्या लिखा? कि यदि नीचे वाली डिक्री ऑर्डर और मतलब जिस कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास करी वैसी डिक्री पास होती ही नहीं, तो जो पार्टी ऑक्यूपाई कर रही होती, देखो क्या लिखा है, पुट द पार्टी इन द पोजीशन विच द पार्टी वुड हैव ऑक्यूपाइड। समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेज कर दो, इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नोट्स में थोड़ा और सिंपल तरीके से लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एनी ऑफ द अबव मेंशन हैपेंस, द पार्टी जो एंटाइटल है बेनिफिट के लिए वो एप्लीकेशन लगाएगी और कोर्ट क्या करेगा, पार्टीज को सेम पोजीशन में रख देगा जैसे कि जो नीचे वाली ऑर्डर और डिक्री पास ही नहीं हुई थी, तो इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर। ठीक है। और जो चीज आप रेस्टिट्यूशन में लगा सकते हो, आप सेपरेट सूट नहीं लगा सकते हो। आप रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर मतलब सेम कोर्ट में लगा सकते हो। तो सबसेक्शन 2 में लिखा है द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन बी क्लेम्ड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144, देन अ सेपरेट सूट टू क्लेम द रेमेडी शैल बी बाउंड। भाई जब तेरे पारुल जैन है तो पारुल जैन को उसी टाइम बोल देना चाहिए था कि भाई प्लीज कीप द पार्टी इन द पोजिशन, सेम पोजिशन में रखो ना जैसे कि डिग्री पास नहीं हुई है। तो नया ऑर्डर नया सूट बार है, नया सूट क्या है, बार। ठीक है। और सेपरेट सूट नहीं लगा सकती पार्टी, इवन दो ये डीम्ड डिग्री है। समझ में? इवन दो ये डीम्ड डिग्री, इसमें सेपरेट सूट नहीं लगा सकते। जनरली डीम्ड, जैसे ऑर्डर 7 रूल 11 में सेपरेट सूट लग सकता है ना, लग सकता है ना ऑर्डर 7 रूल 11 में, लेकिन इवन दो ये डीम्ड डिग्री इसमें नहीं लग सकता। दिमाग मत खराब कर लेना अपना कि भाई ऑर्डर 7 रूल 11 में डीम्ड डिग्री है उसमें नया सूट लगा सकते हैं, तो सेक्शन 144 भी डीम्ड डिग्री है इसमें नया सूट नहीं लिख रखा है भैया, नहीं लगा सकते, साफ साफ लिख रखा है इसमें। यदि सेम ऐप उसमें लगा सकते हो तो नहीं लगा सकते। अब देखो राइट इसका वो लैटिन मैगजीन थी ना इसकी, कमी मैंने इतना ही पढ़ा, इसके अंदर एक आध केस लॉज वो एक्टस क्यूरिए नेम डेलीगेट, मतलब कोर्ट के कार्य से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। एनलार्जमेंट ऑफ टाइम सेक्शन 148 एक अच्छा है, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, बस मुझे पता है कि कुछ ना कुछ था ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा है।
कि एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, कोर्ट जो टाइम दे रखा है ना, टाइम टू टाइम एनलार्ज कर सकती है। कोर्ट की पावर्स हैं ये, सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। अपीलेट कोर्ट की पावर तो अपन ने अपील में पढ़ी थी। सिविल कोर्ट की पावर्स हैं रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम और ये सब राइट टू, ये सब चीजें भी सिविल कोर्ट की पावर पढ़ेंगे अपन। टाइम को टाइम जितना टाइम दे रखा है ना उसमें टाइम टू टाइम एनलार्ज कर सकती है कोर्ट, लेकिन 3 दिन से ज्यादा एक टाइम पे नहीं। राइट टू लॉज अ केविएट। आ जाओ क्या होता है केविएट। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस दोनों चलता है केविएट। केविएट समझो कि क्या है, दो चीजें। एक सूट है जो लग चुका है या लगने वाला है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन है जो लग चुकी है या लगने वाली है। हैज बीन मेड और इज अबाउट टू मेड, ये शब्द देखो क्या, लगने वाली है। ठीक है, अब आओ, कोई सूट है जो लग चुका है या लगने वाला है, या कोई एप्लीकेशन है जो लग चुकी है या लगने वाली है। यहाँ पे एक इंसान है पारुल, उसको अपेयर होने का राइट टू अपेयर है, मतलब इसको अपेयर होने का और सूट और एप्लीकेशन को सुनने का अधिकार। तो ये लगाएगी कोर्ट में केविएट कि सर जब भी ऐसी एप्लीकेशन लगने वाली हो या ऐसा सूट इंस्टीट्यूट होने वाला तो मुझे नोटिस पहुंचाना। किसको नोटिस पहुंचाना? मुझे नोटिस पहुंचाना। ठीक है, और जो ये एप्लीकेशन है सूट लगा सकता है उसको भी नोटिस भेजेगी, उसको भी नोटिस भेजेगी कि भाई बाय चांस तू लगा दे तो सबसे पहले मुझे नोटिस पहुंचाना। एक बार हैंड रेज करो, मैंने क्या कहा, कोई सूट लग चुका है या लगने वाला है। अब जैसे तुम बोलोगे सूट लग चुका है तो आप किस चीज का नोटिस, भाई सूट लग चुका है लेकिन उसमें एप्लीकेशन तो लग सकती है ना। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ? कोई सूट है जो लग चुका है या लगने वाला है, कोई एप्लीकेशन है जो लग चुकी है या लगने वाली है। ठीक है, उसमें किसी व्यक्ति का राइट टू अपेयर है, राइट टू अपेयर है तो वो कोर्ट में केविएट फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? केविएट फाइल करेगा कि भाई चांस ये चीजें आ जाए, मुझे मेरा सुनने का इस स्टेज तक अधिकार है तो मुझे नोटिस भिजवाना। इसके बोलते हैं, इसे बोलते हैं केविएट। इसे क्या बोलते हैं? केविएट बोलते हैं। शायद 90 दिन तक रहती है फोर्स में, एक बार चेक कर ले, एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया क्या? भाई जिसका सुनने का अधिकार है आके, तो जैसे ही एप्लीकेशन लग जाएगी ना, जैसे ही एप्लीकेशन लग जाएगी कोर्ट इसको बता देगा कि लग गई है, और वो जो जिस व्यक्ति को नोटिस सर्व किया था ना, जो एप्लीकेशन लगाने वाला है, लाइक जो एप्लीकेशन लगाने वाला है वो भी सर्व करेगा। वापस बोल देती हूँ मैं, देखो कि कोई एप्लीकेशन जहां पे लगने वाली है, where the application expected to be made or has been made, where the suit proceeding instituted or about to be instituted। एक कोर्ट है, एक व्यक्ति है जो क्लेम कर रहा है कि मेरा राइट टू अपियर है कोर्ट के सामने। ठीक है, वो क्या कर सकता है? केविएट लॉज कर सकता है। केविएट लॉज कर सकता है तो where the caveat has been lodged in the subsection the person by whom the caveat has been lodged। देखो वापस बोल रही हूँ कि एक सूट है जो लग चुका है या लगने वाला है, या कोई एप्लीकेशन है जो लग चुकी है लगने वाली है, जिससे एक व्यक्ति का राइट टू अपियर। कोर्ट में वो क्या फाइल करेगा? केविएट फाइल करेगा। कोर्ट में क्या फाइल करेगा? केविएट फाइल करेगा। और जिस मतलब केविएट फाइल करने के बाद रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ में, रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ में उस व्यक्ति को भी भिजवा देगा कि भाई मेरे को नोटिस दे देना, मेरे को नोटिस दे दे। ठीक है, तो where a caveat has been lost, the person by whom the caveat has been lost shall serve a notice of the caveat by registered post acknowledgement due on the person by whom the application। ये कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा है, समझ में आ रहे हो क्या? एक बार हैंड रेज करो, ये कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा है? जो लग चुकी है या लगने वाली है। ये उस केविएट की एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा है ये व्यक्ति कि केविएट की, जैसे मान लीजिए गरिमा का खड़ा होने का अधिकार है तो गरिमा कोर्ट में केविएट जारी करेगी, और पारुल पारुल उस एप्लीकेशन लगाने तो लगाने वाली है तो पारुल को क्या जारी करेगी? नोटिस जारी। क्या जारी करेगी? नोटिस जारी करेगी। तो ये एप्लीकेशन की ऑन द पर्सन बाय हुम द एप्लीकेशन हैज बीन मेड और एक्सपेक्टेड टू, ये वह व्यक्ति को जारी करेगी जिसके द्वारा वो एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है या लगाने वाला है। यदि एक बार केविएट लॉज हो जाती है और कोई एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, केविएट लॉज हो गई और कोई एप्लीकेशन फाइल हो गई, तो कोर्ट क्या करेगा? शैल सर्व अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द केविएटर। अब कोर्ट उसको केविएटर को क्या करेगा? नोटिस देगा। और where a notice of caveat has been served on the applicant, he shall forthwith furnish the caveator at the caveator's expenses
with a copy of the application made by him. And अब ये किसके बारे में बोल रहा है? पारुल। कोर्ट तो नोटिस देगा ही, साथ में पारुल भी नोटिस देगी। किसको? गरिमा को। देखो समझ में आया, पहले गरिमा उन दोनों को नोटिस दे रही थी, फिर पारुल ने एप्लीकेशन लगाई है तो कोर्ट पारुल को नोटिस उसको दे रही है, पारुल को नोटिस दे रही है। और जो पारुल है वो भी नहीं, जो वापस बोल देती हूँ, ये पारुल है, मान लीजिए ये गरिमा है, ये गरिमा है, इसको केवियट लगानी है तो ये कोर्ट में केवियट जारी करेगी और उसको पता है कि पारुल लगा सकती है एप्लीकेशन, तो पारुल को नोटिस करेगी। एक बार हैंड रेज कर दो। ये स्टेज समझ में आ गई गरिमा की? गरिमा केविएटर है जिसका राइट टू अपीयर है। अब मान लीजिए कि पारुल ने एप्लीकेशन लगा दी, पारुल ने एप्लीकेशन लगा दी तो कोर्ट गरिमा को बोलेगी, कोर्ट गरिमा को बोलेगी कि पारुल ने एप्लीकेशन लगा दी, और पारुल भी गरिमा को बोलेगी कि मैंने एप्लीकेशन लगा दी एट द केविएटर्स एक्सपेंस। मतलब कोर्ट को सब नोटिस, कोर्ट को तो बोलना ही पड़ेगा, कोर्ट को बोलना पड़ेगा और दोनों पार्टी एक दूसरे को नोटिस फोटिस दे। वापस बोल देती हूँ, ये गरिमा है, इसको एक राइट टू अपीयर है पारुल वाले एप्लीकेशन में। गरिमा कोर्ट में कैविएट लगाएगी, पारुल एप्लीकेशन लगा दे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और गरिमा पारुल को भी नोटिस देगी कि बहन तू एप्लीकेशन लगा दे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मान लो पारुल एप्लीकेशन लगा दे तो कोर्ट ऑफकोर्स गरिमा को बोलेगी और पारुल गरिमा के एक्सपेंसेस पे गरिमा को बोलेगी कि भाई मैं एप्लीकेशन लगा रही हूँ। समझ में आ गया ना दोनों को? सबको समझ में आ गया? मतलब कुल मिला के सबको पता चलना चाहिए, ठीक है। केविएट 90 दिन तक फोर्स में रहता है। केविएट कितने दिन तक फोर्स में रहता है? 90 दिन तक फोर्स में रहता है, अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शनली काम नहीं हो जाए। सीधी बात, 90 दिन तक फोर्स में रहता है। व्हाट इज केविएट? राइट टू क्लोज द केविएट। केविएट क्या है कि वेयर द एप्लीकेशन हैज बीन मेड और अबाउट टू बी मेड, और वेयर द सूट हैज बीन मेड और अबाउट टू बी मेड, ठीक है। In a court, a person claiming a right to appear in that, like in the application, they may lodge a caveat in the court, and they will serve a notice through registered post on such person, though through whom the application is like expected to be made or about to be made. When the application is made, मतलब जब एप्लीकेशन जो लगने के लिए उसने राइट टू अपेयर बोला है ना, then the court shall serve a notice to the caveator, and जो पर्सन है जो एप्लीकेशन लगा रहा है shall also serve the notice to the caveator on the expenses of the caveator, खुद के खर्चे पे नहीं, खुद के खर्चे पे नहीं पारुल, ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द केविएटर दैट एप्लीकेशन लग चुकी है। और ये जो केविएट की एप्लीकेशन है वो 90 डेज, कितने दिन के लिए रहती है फोर्स में? 90 दिन के लिए फोर्स में रहती है। समझ में आ गया ना? लिखे होगे 3 नंबर का अपनी लैंग्वेज बना के। भाई इतना सिंपल ताप दिया इसमें तो मैंने, बहुत सिंपल, तोड़ के कैसे तोड़ा है। बचपन में मेरे को यही समझ में नहीं आता था, ये लिखता ना बाय हुम द एप्लीकेशन हैज बीन मेड, तो मैं बोलती हूँ खुद ही खुद को क्यों नोटिस सर्व कर रहा है। ये मेरा बचपन था जब मैं सब नहीं कि बाय होम, क्योंकि एप्लीकेशन भी तो केविएट की लग रही है, तो मैं ये बोलता है ना कि सर्व उसको भी सर्व करेगा जिसके द्वारा एप्लीकेशन लगाई जा रही है, तो मैं यही सोचती रहती हूँ एप्लीकेशन ये खुद ही लगा रहा है, खुद को कैसे नोटिस सर्व करेगा। तो ये उस वाली एप्लीकेशन की बात कर रहा है जिसमें उसका राइट टू अपीयर। तो ये होता है केविएटर। आ जाओ, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। सुबह सुबह मैंने बीएनएसएस भी खत्म हो गया कि अपना बीएनए बच रहा है हमारा, बीएनएसएस में भी सब खत्म हो चुका है, बेल बच रहा है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। तो सुबह सुबह पढ़ा है इनहेरेंट पावर, कौन सा सेक्शन था अभी भी याद नहीं, कोई सेक्शन था मुझे बस 482 याद रहा, शायद 510 था, 500 ऐसा कुछ। बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन है इनहेरेंट पावर वाला? है कोई समझदार आदमी? 528, ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। 528 बीएनएसएस की 528 जो 482 था पहले। कहाँ पावर दे रखी है? बीएनएसएस में पावर दे रखी है हाई कोर्ट को, लेकिन सीआरपीसी में सीपीसी में जो पावर दे रखी है वो सारे सिविल कोर्ट को दे रखी है। ये तो सबको आता ही होगा ना, एक बार हैंड रेज कर दो। ये इनहेरेंट पावर, इसमें केवल हाई कोर्ट में वेस्टेड की बात की गई है और इसमें सारे सिविल कोर्ट की वेस्टेड की। तो क्या कर सकता है, ये बोल रहे हैं कि इवन दो सीपीसी में कुछ लिखा हुआ नहीं हो, इवन दो बीएनएसएस में कुछ लिखा हुआ नहीं हो, 3-4 चीजें लाइक प्रोसेस ऑफ कोर्ट का अब्यूज हो रहा है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है, ठीक है। या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, उसके लिए कुछ कोर्ट को ऑर्डर देना है, मतलब कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट को ऑर्डर देना है, और एंड्स ऑफ जस्टिस को बनाए रखना है। बीएनएसएस में 3 चीजें और यहाँ पे 2 ही चीजें लिखी।
यहाँ पे दो ही चीजें लिखी हुई है। वहां पे लिखा है कि कोई ऑर्डर है, उसको ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए कोर्ट कोई ऑर्डर देना तो दे सकती है, और एंड्स ऑफ जस्टिस को बनाए रखने के लिए दे सकती है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट के अब्यूज को रोकने के लिए दे सकती है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें, तो यही बोला है कि इस कोड की, सीपीसी के कोई भी कोड की कोई भी बात, जैसे मान लो कि भाई 50 विटनेस आ रहे हैं तो मैं क्यों बुलाऊंगी, मैं कोर्ट हूँ और डिफेंस वाला बोल रहा है कि 50 विटनेस बुलाना चाहता हूँ, कोर्ट बोलेगा मैं पागल हूँ, टाइम वेस्ट मत करे मेरा, चोरी की सजा है तो क्या 50 विटनेस बुलाना चाहता है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट रोक देगा ना। तो ये कोर्ट में कहीं दे रखा है क्या सीपीसी में, सीपीसी में दे रखा है क्या कोर्ट को रोकने की पावर, ये दे रखी है इनहेरेंट पावर। ये तो प्रोसेस ऑफ कोर्ट का अब्यूज कर रहा है। तो कोर्ट इस कोड की कोई भी बात कोर्ट को नहीं रोक रही, किसी भी सिविल कोड को लिमिट नहीं कर रही है, जो इनहेरेंट पावर इनमें वेस्टेड है। ठीक है, इसके अंदर आपको केस याद करना है। ये एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड करने के लिए यूज में की जा सकती है, कुछ ट्रायल कैमरा में भी किए जा सकते हैं इनहेरेंट पावर को ध्यान में रखते हुए। और कौन कौन सी चीजें, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें इनहेरेंट पावर है, लेकिन सब चीजें सीपीसी में दे रखी है। जैसे कोई भी लाइबिल, मतलब कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिश कर देता है तो उसको समरीली पनिश करने की पावर है सिविल कोर्ट को। लाइक थर्ड पार्टी को पार्टी बनाने की पावर है, और क्रॉस टूथपेस्ट लगाने की पावर है। तो ये छोटी छोटी पावर जो है थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये सारी इनहेरेंट पावर। तो क्या बोला है, नथिंग इन दिस कोड, कोड सेक्शन नहीं, नथिंग इन दिस कोड, इस कोड की कोई भी बात सिविल कोर्ट को नहीं रोक रही है, न लिमिट कर रही है किस पावर को, कि वो एंड ऑफ जस्टिस को बनाए रखने के लिए कोई भी ऑर्डर दे सकती है, और कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज हो रहा है उसके लिए भी कोई भी ऑर्डर दे सकती है। सब देख लेना, ऊपर ऊपर से स्टे लगा सकती है, वेकेट कर सकती है ऑर्डर, इंटरफेयर कर सकती है डिक्री में, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटर, मतलब ऐसी चीजें जिसपे सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होता उस पर भी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटर लगा सकती है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें रिकॉल कर सकती है, कैंसिल कर सकती है विटनेस को। ठीक है, और जब प्रोसेस ऑफ अब्यूज ऑफ कोर्ट हो, ये याद कर लेना, एक ही केस याद है मेरे को, मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हिरानी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अब्यूज का कोर्ट का अब्यूज हो तो भी क्या कर सकती है, 151 का यूज किया जा सकता है। क्या कभी भी आपके पास में सीपीसी में अमेंडमेंट आ जाएगा, कौन कौन से ऑर्डर रूल लिखोगे, जल्दी बताओ, कौन से में कहाँ लिखा हुआ है अमेंडमेंट, मान लीजिए अमेंडमेंट में प्लीडिंग करना है तो कहाँ लिखा है, हाँ जल्दी बोलो, अमेंडमेंट में प्लीडिंग कौन सा रूल, कौन सा ऑर्डर, Order 6 Rule 17. ऑर्डर 6 रूल 16 17 18, एक बार हैंड रेस कर दो। और ये लिखे अमेंडमेंट, ऑर्डर 6 17 18 में लिखा है प्लीडिंग को अमेंड करने की पावर, यहाँ पे लिखा है जजमेंट डिग्री को अमेंड करने की पावर, यहाँ पे लिखा है जनरल पावर को अमेंड करने की पावर। एक बार ये छोड़ो, ये याद करो, पहले रट लो सेक्शन नंबर 153 का बी, रट लो इस सेक्शन को। कोर्ट हमेशा ओपन कोर्ट रहे, कोर्ट हमेशा ओपन कोर्ट रहेगा, सेक्शन 153 बी, कोर्ट हमेशा ओपन कोर्ट रहेगा। फिर यदि कोई डिग्री और ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो उसमें कोई भी अर्थमेटिकल क्लैरिकल एरर होती है, ठीक है, या एक्सीडेंटल स्लिप से, ओमिशन से कोई भी चीज हो जाती है, कोई भी एरर, तो इसे करेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। पारुल पारुल में पारुल छोटे की मात्रा चढ़ा दी, ठीक है, गरिमा में बड़े की मात्रा, गरिमा तो बड़ी की चढ़ती है, मान छोटी, हाँ गरिमा में बड़ी की मात्रा चढ़ा दी, ठीक है ना, लोकेश में ऐसे लोकेश कर दिया, तो ये क्लैरिकल अर्थमेटिकल एरर है, इनको आप चेंज कर सकते हो, इन एरर को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और जनरल पावर ऊपर क्या लिखा हुआ है, जजमेंट डिग्री और ऑर्डर में कोई भी अर्थमेटिकल एरर, क्लैरिकल एरर और एक्सीडेंटल स्लिप से कोई एरर हो जाती है, ओमिशन से कोई एरर हो जाती है, उनको सुधारा जा सकता है। और यहाँ पे अन्य चीजों को सुधारा जा सकता है, कोई भी डिफेक्ट एरर, कोई भी डिफेक्ट और एरर जो कोर्ट को लग सकता है, मतलब यहाँ पे सब चीजों की बात की गई, सारी सीपीसी की कोई भी चीज होती है ना उसकी बात की गई है। यहाँ पे जजमेंट ऑर्डर और डिग्री में अर्थमेटिकल एरर, क्लैरिकल एरर और ओमिशन वोमिशन की बात की गई। और अमेंड क्यों करता है कोर्ट, फॉर डिटरमाइन द रियल क्वेश्चन और इशू रेज्ड बाय, मतलब कोर्ट क्यों करेगा अमेंड, ये रियल क्वेश्चन क्या है उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। और ये 153 भी रट लेना है आपको। इसके अलावा एक बार हैंड रेस कर दो, मैंने ट्राई तो किया है कि मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, मैं इसको और जल्दी खत्म कर देती, लेकिन अभी ऐसा टाइम नहीं था। ठीक है, बाकी इन सब के एमसीक्यू कर लेना, ऐसा कुछ बहुत इजी है ऐसे, यदि आपने अच्छे से भी पढ़ा होगा ना, जितने टाइम में मेरे साथ में पढ़ा है ऑर्डर 21 से, तो बहुत ईजी। कठिन आते हैं ऑर्डर, कठिन तो देखो ऑर्डर 8 तक है कठिन, ऑर्डर 8 तक है कठिन, जिसमें सेट ऑफ काउंटर क्लेम आ जाता है, बाकी ऐसा कुछ कठिन। ठीक है, और मैं सेक्शन नंबर बता देती हूँ, देखो 36, देखो सेक्शन नंबर
अपना 9 इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट देखो सेक्शन नंबर, तो उसमें बहुत ही कम है जिसको छोड़ सकते हैं। 9, 10, 11 अपना इम्पोर्टेंट है ही, 12, 13, 15 से 25 है ही इम्पोर्टेंट, 26 है ही, 27 से 32 है ही, सारे सेक्शन 35 से 35 भी, 36 से 74 में एक दो छोड़ सकते हो, सारे इम्पोर्टेंट है सेक्शन। ये छोटे छोटे सेक्शन है, 121 से 131 कौन रूल बनाता है, छोटा मोटा ये ऊपर ऊपर से देख लेना। 132 से 158 पढ़ ही चुके हैं। ऑर्डर में कुछ नहीं है, देखो सिंपल सिंपल चीजें, बस आपको बेर अभी मैंने भी एमसीक्यू लगाने स्टार्ट किया, मैंने कुछ भी लगाने स्टार्ट नहीं किया, बस मैं पढ़ रही हूँ। जैसे सुबह मैं आईटी पढ़ रही हूँ, बीएनएसएस में आप लोगों के साथ पढ़ लेती हूँ, बच्चे क्लास लेते हो, सीपीसी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन मैं बैठ जाऊंगी तो फिर अच्छे से पढ़ूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम सो मच। मैम कोई और सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो क्या, अभी तो नहीं जो पढ़ाऊंगी, मैं आपने आपको अच्छे से पढ़ लिया जस्ट हो? चल रही हूँ। अभी तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ा दूंगी, मैं सोच रही हूँ आईटी एक्ट पढ़ा दूंगी, चिंता मत। मैम क्वेश्चन पूछना था जो सेक्शन 49 वाला जो अंतरिक्ष है ट्रांसफरी, वो हम्म, ऑर्डर की रूल 16 से अलग है क्या? ऑर्डर किस? रूल 16 16 मतलब उससे अलग है क्या? वो मतलब वहां पढ़ते हैं तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देख लेते हैं यार, पता नहीं, वेयर एक्ट तो बंद कर दो। देखो, एक वो वाला अंतरिक्ष जो 49 वाला अंतरिक्ष है ना, वो डिग्री होल्डर का अंतरिक्ष है, समझ रहे हो? 49 वाला जो अंतरिक्ष है ना, वो डिग्री होल्डर का अंतरिक्ष है, क्योंकि उसमें लिखा है कि सेम पावर और सेम एक्टिविटीज मिलती है। और ऑर्डर 21 रूल 16 का जो अंतरिक्ष है, मुझे लगता है जजमेंट डेटर का अंतरिक्ष है। एक बार देख लेते हैं, आ जाओ। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब 49 वाला जो अपने 132 टीपी एक्ट वाला जो एग्जांपल है वो वहां पर शायद फिट बैठता है ये वाला ये 49 49 वाला। वाला, तो 49 वाला जजमेंट डेटर वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ उल्टा कुछ तो है यहाँ पे, देखो कि एवरी ट्रांसफर ऑफ डिग्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू इक्विटीज विच द जजमेंट डेटर माइट हैव एनफोर्स अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री होल्डर। तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है ये अंतरिक्ष जजमेंट डेटर वाला अंतरिक्ष। एक बार हैंड रेस कर दो भाई, यहाँ तो साफ साफ बोल रहे ना, उसने बोला कि जो जजमेंट डेटर के पास में इक्विटीज होते डिग्री होल्डर के खिलाफ, वही राइट और इक्विटीज उसके ट्रांसफरी के पास में। एक बार हैंड रेस करो, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो अंतरिक्ष है ना, ये जो अंतरिक्ष है उसने लिखा कि at every degree of every transfer of a degree shall hold the same subject to the equities which the judgment debtor might have enforced against the original degree holder, against the original degree holder। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा पे भी डाउट लगता है। मतलब ऐसे तो ये जैसे पारुल है, पारुल वर्सेस यहाँ पे गरिमा है, गरिमा डिग्री होल्डर है, गरिमा डिग्री होल्डर है, तो गरिमा ने मान लो लोकेश को डिग्री ट्रांसफर कर दी, गरिमा ने लोकेश को डिग्री ट्रांसफर कर दी, तो ये डिग्री ये भी तो ट्रांसफर ही हो सकता है। तो मतलब पारुल लोकेश के अगेंस्ट जो चीज एग्जीक्यूट कर सकती थी वो तो अभी भी कर सकती है ना, सॉरी पारुल गरिमा के अगेंस्ट जो चीज एग्जीक्यूट कर सकती थी वो लोकेश के अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट कर सकती है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी, कंफ्यूजिंग है मैम ये। चलो ऑर्डर 21 रूल 16 देखते हैं एक बार, उसमें शायद सॉर्ट आउट हो जाए। ये कौन सा सेक्शन है? 49। आई थिंक मैम ये जो सेक्शन 132 टीपी एक्ट का एग्जांपल है ना, वो शायद वहां से शायद क्लियर हो जाए सेक्शन चीजें। 132 टीपीए में है कि सेक्शन 132 कितने हाँ सेक्शन है ऐसे टीपी? था। एक्शनेबल क्लेम, सेक्शन 132 तो एक्शनेबल क्लेम है टीपी का। उसके आसपास ही कहीं। 130 से 137 तो एक्शनेबल क्लेम चलते हैं ना। अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर 21 रूल 16। देखो नहीं समझ में आएगा तो देख लेना, नहीं सच मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, कुछ अनुभवी व्यक्ति से पूछ लेंगे। मैम ये इम्पोर्टेंट है जो भी आप बता रहे हैं मेरा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा। पूछ लेती हूँ मैं, फिर उधर से पूछती हूँ, विधि सत्संग में सर से पूछ लेती हूँ, मुझे क्वेश्चन लिख के दे दो, एक बार देख लेती हूँ, कुछ मुझे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कहाँ पहुंच गई यार? ऑर्डर 21 रूल 16।
ऑर्डर 21 रूल 16 नोटिस सर्व होते हैं 22 में। जी सर, ऑर्डर 16 वाला मैम शायद ट्रांसफर उससे अलग है 49 वाले से, लेकिन सर 49 वाला कनेक्ट हो रहा है 132 एग्जांपल उससे कनेक्ट हो रहा है सर ये। Where a decree or decree has been passed jointly in favor of two person, the interest of the decree holder in decree is transferred by agreement writing, the transferee may apply। तो ये तो डिग्री होल्डर का ट्रांसफर ही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि डिग्री ट्रांसफर कर दी जाती है डिग्री होल्डर के, मतलब किसके ट्रांसफर ही में अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री टू कोर्ट विच पास्ड इट एंड द डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एज इफ बाय द, ये तो डिग्री होल्डर का है, ये डिग्री होल्डर का ट्रांसफर, ये तो साफ साफ है। तो इसमें क्या है, और वो भी डिग्री होल्डर का ट्रांसफर ही है, समझो वापस बताओ, ये डिग्री होल्डर का ट्रांसफर ही है, ये तो समझ में आ रहा है, वो भी डिग्री होल्डर का ट्रांसफर ही, जैसे कोई पारुल वर्सेस गरिमा है, गरिमा डिग्री होल्डर है और है ना गरिमा डिग्री होल्डर है, मान लो लोकेश, इसका ट्रांसफर ही है डिग्री का, ठीक है, डिग्री का ट्रांसफर ही है। तो पारुल को गरिमा के अगेन जो भी अधिकार प्राप्त थे, ठीक है, और ना गरिमा को पारुल के फेवर में जो भी अधिकार प्राप्त थे, लोकेश को वो इक्विटी मिलेगी, मतलब लोकेश को इक्विटी मिलेगी। पारुल लोकेश के खिलाफ अपने अधिकार को ऐसे एग्जीक्यूट कर सकती जैसे कि गरिमा के खिलाफ कर सकती थी, तो दोनों में डिग्री होल्डर का ट्रांसफर ही है, दोनों में डिग्री होल्डर का ट्रांसफर ही है। जबकि आप एक बात देखोगे, मतलब एक जगह ना ट्रांसफरी की एप्लीकेशन पर डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, एक जगह लिखा हुआ है, याद है क्या आपको, कहीं पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफरी के एप्लीकेशन पे डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो मैम वो था ना सेक्शन के अंदर था, ये तो दोनों 100% श्योर हो जाओ, ये 49 और ऑर्डर 21 रूल 16 ये तो डिग्री होल्डर की डिग्री है, मतलब डिग्री होल्डर के ट्रांसफर ही है ये तो, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ ही लिख रखा है, और यहाँ भी तुम कुल मिला के लगाओगे तो यही तो है कि जो ट्रांसफरी ऑफ अ डिग्री है, ट्रांसफरी ऑफ अ डिग्री है, तो डिग्री कौन ट्रांसफर करेगा, वो जो डिग्री होल्डर होगा वही तो ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर ये भी डिग्री होल्डर का ट्रांसफर है, इसमें तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो। ये 42 वाला बता रहे हो क्या, मतलब अंतरित और ट्रांसफर सेक्शन 42 ना, हाँ 42, ये इसमें थोड़ा डाउट है, अब ये कौन सा ट्रांसफर ही आ जाओ, ये भी देख लेते हैं सेक्शन 42। इसमें मुझे डाउट लगता है, ये मैं रश्मि से भी पूछ रही थी, ये जो है ना, ये इसने मुझे बोला रश्मि ने कि ये जजमेंट डेटर का ट्रांसफर ही है, पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द एलआर ऑफ द डिजीज जजमेंट डेटर, इसके खिलाफ नहीं कर सकती ना, मतलब जनरली यहाँ पे कहीं पे दिखेगा आपको कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन द कोर्ट द विच डिक्री सेंट फॉर एग्जीक्यूशन फॉलोइंग पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री, जबकि इसमें डाउट होना चाहिए आपको ये कौन सा ट्रांसफरी है, क्योंकि ऑर्डर 21 रूल 16 में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर 21 रूल 16 में लिखा हुआ है कि ट्रांसफरी के कहने पर डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है, डन अनुराग, ये लिखा हुआ है ना, ऑर्डर 21 रूल 16 में लिखा हुआ है कि ट्रांसफरी ने कहा, मान लो ज्वाइंट होल्डर थे और ज्वाइंट होल्डर में एक ने डिक्री ट्रांसफर कर दी और उसके कहने पर डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है, ये डन है। लेकिन फिर वापस सेक्शन 42 के इसमें क्या लिख देता है कि इस कोर्ट की, इस सेक्शन की कोई भी पावर कोर्ट को एम्पावर नहीं कर रही है ट्रांसफरी और डिक्री के कहने पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन को ऑर्डर देने पे, तो मैं एक बार इसको रिकन्फर्म कर लूंगी, डन। भाई अपन को ये वाला डिग्री तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला डिग्री, ये वाला जो ट्रांसफर है ये कौन सा ट्रांसफर है, तो मुझे रश्मि से मेरे डिस्कशन हुआ था, रश्मि ने बोला था कि ये है ना जजमेंट डेटर का ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर ये तो डन है कि 21 का 16 का ट्रांसफरी और 49 का ट्रांसफरी डिग्री होल्डर का ट्रांसफरी है, लेकिन क्योंकि 21 के 16 में इन्होंने लिख रखा है कि ट्रांसफरी के कहने पे एग्जीक्यूशन हो सकता है, और फिर यहाँ पे मना कर रखा है कि इस सेक्शन की कोई बात डिग्री होल्डर के, मतलब डिग्री के ट्रांसफरी के कहने पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा डाउटेबल है। मैं एक बार वाकई में रिकन्फर्म करके मैं ग्रुप में इसको बता दूं, ठीक है, खत्म, हाँ इसको बता दीजिए। एक बार क्वेश्चन में लिख देना एक बार क्वेश्चन ना, 21-16 का ट्रांसफरी, 49 का ट्रांसफरी और ये वाला ट्रांसफरी, ठीक है।